दूसरा है तोंग प्लांटेशन। इसको हम तोंगिया रोपवनी भी कह सकते हैं। तोंगिया रोपवनी का तात्पर्य ऐसे वन आरोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ साथ किया जाता है, जिसमें फसल का विकार इस प्रकार रोपे वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है। भूमि स्कूलैंड के 2011 एवं 2014 में आ चुका है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(14) में दी गई भूमि की परिभाषा यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 या 1929 में दी गई परिभाषा पर आधारित है। धाराओं 109, 143, 144 और अध्याय 7 को छोड़कर अन्यत्र भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि, बागवानी या पशुपालन से संबंधित अभिप्रायों के लिए धारण की गई हो अथवा कब्जे में रखी गई हो। इस परिभाषा के अंतर्गत मत्स्य पालन एवं मुर्गी पालन का कार्य भी आता है। अधिनियम में भूमि शब्द का प्रयोग सामान्य एवं प्राविधिक दोनों अर्थों में किया गया है। धारा 109, 143, 144 एवं अध्याय 7 पे भूमि का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ केवल जमीन चाहे कृषि आदि के प्रयोजनार्थ धारण की जा रही हो या खाली पड़ी हो, उसको हम भूमि भी कह सकते हैं। किसान भाई, किसान भाई होता क्या है? यह प्रश्न भी 2013 में आ चुका है। किसान भाई को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 41 में परिभाषित किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि कलेक्टर जिले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक वर्ष लेखपाल द्वारा खतौनी प्रत्येक खातेदार के नाम अलग अलग तैयार कराएगा तथा प्रति 6 वर्ष के उपरांत ऐसी खतौनी में दर्ज खाते की भूमि के संबंध में किसान बही तैयार करके प्रत्येक खातेदार भूमिधर एवं सह भूमिधर को वितरित कराएगा, जिसमें खातेदार की जिले की में स्थित सभी भूमियों का ब्यौरा दिया गया रहेगा। यदि कोई खातेदार अपनी किसान बही के नष्ट हो जाने, खो जाने या किसी प्रकार क्षतिग्रस्त होने के पश्चात दूसरी प्रति प्राप्त करना चाहता है तो परनाधिकारी के यहाँ उचित शुल्क जमा कर दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। साथ ही खातेदार को अधिकार प्राप्त है कि खाते में सभी के संशोधन की प्रविष्टि समय समय पर इंदिराज शुल्क में जमा कर सके। जोतदार अपनी किसान बही में अंकित भूभाग के आधार पर किसी भी रजिस्ट्रीकृत बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकता है। ऐसे ऋण स्वीकृत किए जाने के उपरांत उसे किसान बही में प्रविष्ट कर उसकी प्रति से संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा अपने पास रख लिया जाएगा तथा जब तक ऋण की पूर्ण अदायगी ऋणी द्वारा नहीं कर दी जाती है, अन्य कोई भी ऋण उस खातेदार को स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसमें खातेदार द्वारा धोखा देकर गलत शपथ पत्र के आधार पर अन्य ऋण लेने से खातेदार के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें खातेदार को 3 वर्ष की सजा तथा जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान भी है। और एक है जोत, जिसको हम होल्डिंग भी कह सकते हैं। यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 की धारा 3(7) के अंतर्गत जोत शब्द की परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(12) के अंतर्गत ग्रहण कर लिया गया है। यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 की धारा 3(7) के अनुसार जोत का तात्पर्य भूमि के उस खंड से होता है जिसको किसी पट्टे, वचनबंध, जिसको एंगेजमेंट भी कह सकते हैं, या अनुदान ग्रांट, जिसको हम ग्रांट कहते हैं अनुदान को, के अंतर्गत धारण किया गया हो। ठेकेदार के ठेका का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। पट्टे, वचनबंध अथवा अनुदान के अभाव में इसका तात्पर्य उस भूमि खंड से है जो एक ही धृत के अंतर्गत धारण की गई है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत ना तो ठेकेदार ही होंगे ना ठेका क्षेत्र ही, अतः जोत की उपर्युक्त परिभाषा में से इस भाग को निकालने के बाद परिभाषा का जो भाग शेष बचेगा उसी को अब जोत माना जाएगा। शायर किसे कहते हैं? यह प्रश्न 2011 में भी आ चुका है। भूस्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा भूमि से आय प्राप्त करने के कारण भूस्वामी को देय वस्तु शायर कहलाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 की धारा 3(20) में उपबंध करती है। शायर की वह सम्मिलित है जो किसी पट्टेदार या लाइसेंसदार द्वारा उत्पादन एकत्र
करने के अधिकार, जंगल के अधिकार, मीनाशय के अधिकार एवं कृत्रिम साधनों की सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने के कारण भुगतान किया जाने वाला हो। इस प्रकार शायर में वह प्रत्येक वस्तु शामिल है जो किसी पट्टेदार द्वारा निम्नलिखित में किसी अधिकार के उपयोग के कारण भुगतान किया जाता है। उत्पादन इकट्ठा करने का अधिकार, जंगल के अधिकार, विनाशय के अधिकार, कृत्रिम साधनों की से सिंचाई के लिए जल के उपयोग का अधिकार। कृषि वर्ष, जिसको हम एग्रीकल्चर ईयर अथवा फसली वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर, फसली वर्ष, फसली ईयर 2009, 2006, 8, 2014 में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, 2009 में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(3)(23) के अनुसार कृषि वर्ष से तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। कृषि वर्ष को फसली साल भी कहते हैं। मोहम्मद बनाम रामसूरत 1989, रे 403, सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी की वसूली, लगान का हिसाब, भूमि का समर्पण या बेदखली की आदि कार्य फसली वर्ष को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम भी 1360 फसली साल 1 जुलाई 1952 से लागू किया गया है। अंग्रेजी वर्ष में जुलाई से दिसंबर तक के लिए 592 और जनवरी से जून तक के लिए 593 घटाकर फसली साल मालूम किया जाता है। जैसे 1 अक्टूबर 2015 को फसली वर्ष 1423-2015 592 होगा और 1 जनवरी 2016 को फसली वर्ष 1424-2017-593 होगा। गांव सभा अथवा ग्राम सभा, ये 2008 एवं 2012 में आ चुका है यह प्रश्न। ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम के निवाचक या निर्वाचक नामावली के में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिकारी की धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 3 इस प्रकार वर्णित है। राज्य सरकार सरकारी गजट में सूचना द्वारा किसी ग्राम के लिए या ग्रामों को समूह के लिए एक ग्राम सभा से ऐसे नाम से जैसा निर्दिष्ट किया जाए स्थापित करेगी। प्रतिबंध यह है कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित किया जाए वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के नाम के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। ग्राम सभा का नाम बदलकर ग्राम सभा कर दिया गया। ग्राम सभा के लिए न्यूनतम जनसंख्या को 250 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। 1000 से कम आबादी वाले ग्राम सभाओं को 2 या 2 से अधिक को मिलाकर ग्राम सभा का सीमांकन और स्थापन किया गया। और 9वां में ये भी होता है जैसे गांव विधि, जिसको गांव फंड के नाम से भी जानते हैं, एवं यह प्रश्न 2007 में भी आ चुका है। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए गांव स्तर पर एक प्रत्येक ग्राम सभा के लिए ग्राम स्तर पर एक ग्राम फंड की स्थापना की जाती है। इस फंड में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्राप्त सभी रकमें जमा की जाती हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत पारित हुआ ग्राम सभा के वार्षिक आय और व्यय बजट को प्रतिबंधों के अधीन ग्राम फंड की रकम ग्राम सभा के वार्षिक आय या भूमि प्रबंधक समिति को खर्च करने के लिए दी जाएगी। ग्राम फंड में राशि तहसील में जमा रहेगी और प्रस्ताव पास करके उसे निकाला जा सकता है। तहसीलदार इस बात को सुनिश्चित कर लेने के बाद ही धनराशि निकालने की अनुमति प्रदान करेगा कि प्रस्ताव सही में पारित हुआ है अथवा और उसका उपयोग उन्हीं मदों के लिए किया जाएगा जो कानून मान्य है। ग्राम फंड में निम्न रकमें जमा होंगी। पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित टैक्स का धन, राज्य सरकार द्वारा दी गई गांव सभा की रकमें, जिला परिषद या अन्य स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया धन, कूड़ा करकट बेचने से प्राप्त धन, हाट बाजार
मेलों से प्राप्त धन गांव सभा की भूमि पर किसी को असामी के रूप में दाखिला के एवज में प्राप्त न कराना। तालाब मीनाशय से प्राप्त रकमें अन्य रकमें जो दान या कर्ज से प्राप्त हैं, राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियाँ। 10वें में ये भी आता है कि समेकित गांव निधि, जिसको हम कंसोलिडेटेड गांव फंड के नाम से जानते हैं, जो कि 2016 में यह प्रश्न भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 69, जिसको हम 69 भी कह सकते हैं, के अनुसार प्रत्येक जिले में के लिए एक समेकित गांव निधि की स्थापना की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात धारा 68 की उपधारा 1 के परंतु में निर्दिष्ट धनराशि का, जो कि दूसरा भी कहा जा सकता है, के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशदान। तीसरा, ऐसी अन्य धनराशि जैसे विहित किया जाए। दूसरा, किसी जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर को वार्षिक रूप में धारा 67 के अधीन 67 के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, विहित रूप से भुगतान करेगा, जो 25% से अधिक ना हो। समेकित गांव निधि या संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जा सकता है, अर्थात का धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्ते यदि कोई हो का भुगतान। का इस संहिता के अधीन ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वादों के संचालन और अभियोजन आवेदनों या अन्य कार्रवाइयों के संबंध में उपगत व्ययों का भुगतान। ग सामान्य उपयोगिता की भूमि के विकास पर उपगत व्यय का भुगतान। और घ किसी ऐसी अन्य धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी निधि पर समुचित प्रभाव के रूप में घोषित करे। चौथे में यह है, इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान रहने वाली समेकित गांव निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा। पाँचवें में यह, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए और विहित रीत से स्थापित की जाएगी। ग्राम पंचायत, जिसमें 2015 में भी यह प्रश्न आ चुका है। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत कहते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 37(2), इसका गठन यूपी पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत होता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, अर्थात जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है, ग्राम सभा की भी सदस्य होता है वो। किंतु ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। पंचायत राज नियमावली का नियम 3 घ ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे, यह बातें यूपी पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाई गई यूपी पंचायत राज नियमावली में वर्णित है, जो कि इस प्रकार से है। जनसंख्या 1000 तक सदस्यों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, और सदस्यों की जनसंख्या, दोनों चीज़ में वो है। देखिए, पहले में क्या, जनसंख्या 1000 तक, उसमें 9 सदस्य हो सकते हैं। जनसंख्या 1000 से अधिक लेकिन 2000 से कम, उसमें 11 हो सकते हैं। जनसंख्या 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम, उसमें 13 हो सकते हैं। जनसंख्या 3000 से अधिक, उसमें 15 हो सकते हैं। और उसमें ग्राम सभा का प्रधान ग्राम पंचायत का भी प्रधान होगा। ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी यानी मंत्री यूपी पंचायत राज विभाग द्वारा नियुक्ति एक सरकारी कर्मचारी होता है, जिसमें ग्राम पंचायतिकारी कहते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में विभेद। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में संक्षेप में निम्नलिखित अंतर है। ग्राम सभा अपने कार्यों को अपनी ही ओर संपादित करेगी, किंतु ग्राम पंचायत अपने कार्यों को गांव सभा की ओर से संपादित करेगी। दूसरे में यह है, ग्राम सभा ग्राम समुदाय का एक सामान्य निकाय है, बॉडी जिसको कहते हैं, किंतु ग्राम पंचायत गांव सभा की कार्यकारिणी समिति है।
तीसरा, ग्राम सभा एक के बाद एक आती रहती है, किंतु ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों में से किया जाता है। चौथे में क्या है, देखो, ग्राम सभा का शाश्वत उत्तराधिकार होता है और उसकी एक सामान्य मुहर होती है, जबकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। पाँचवें में क्या है, कानून के प्रतिबंधों के अधीन ग्राम सभा चल एवं अचल संपत्तियों का अर्जन एवं धारण करती है। ठीक है।